अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ फिर वापस आऊंगा, आपको कुछ और चीजें बताऊंगा पाकिस्तान में से। सबसे पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और अब पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा कर, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब ये दिफाई मुआहदा एक तरफा था, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय किया, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुआहदा कर दिया, कौम को कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये अचानक जाते हैं, पता चलता है जी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी फोरम के ऊपर इसमें बातचीत ही नहीं हुई। बातचीत तो होती, पता चलता कि क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। यानी ये शिक इसमें हो सकती थी अगर किसी मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से कोई झगड़ा होगा सऊदी अरब का, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। दिफाई मुआहदे में ये शामिल हो सकता था, लेकिन इसको पार्लियामेंट में लाया जाता तभी तो शामिल होता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है, और इससे पहले शहबाज शरीफ ने राब्ता किया था ईरानी सदर से। उसमें ईरानी सदर की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ था, पुतिन का भी राब्ता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी वजीर आज़म ने ईरानी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तानी वजीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े खास लोगों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएं किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक खबर भी लिखी है, और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से राब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें आप, अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को ईरान ने मुस्तरद किया, क्योंकि ईरानी की आदत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रहे। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने का ऐलान काफी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी तभी मुमकिन होगी जब अमेरिका ये पक्की जमानत देगा कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान जंगबंदी नहीं करना चाहता और दुश्मन के हर हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया ईरान से कि अब ईरान अपनी मर्जी से अटैक करेगा, ईरान पे अटैक किया जाए या ना किया जाए। हुज्जत तमाम हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल ने वादा खिलाफी करते हुए हमला कर दिया है, लिहाजा ईरान अब अपनी मर्जी से हमले करेगा। अब आबना हरमुज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। शहबाज शरीफ ने कोशिश की, विटकॉफ ने कोशिश की, कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा, क्योंकि 3 शराइत रख दी है ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी, उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तजारत की इजाजत दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियां खत्म की जाए और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियां दी जाएं कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया, 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फौज अब आबनाए हरमुज़ को खुलवाए और पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबनाए हरमुज़ में से गुजरे। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी जाती तौर पे किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही खत्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी, ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बोंगी मार दी है कि सऊदी अरब जब बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है, और उसने पाकिस्तान को पुकारा तो पाकिस्तानियों ने साथ ही $10 अरब मांग लिया।
कि जनाब $5 अरब तो आप हमारे कौमी खजाने के अंदर रख दे, वहां पे डिपॉजिट कर दे और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। अब पाकिस्तान ने जब इस किस्म की डिमांड की तो ये बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल से फायदा उठाओ। और ये देखें, सऊदी अरब के पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी और नौइयत के हैं। रियासतें अपने मफादात देखती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सऊदी इस बात को भूलेंगे नहीं, वो इसको याद रखेंगे। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी जिंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियां खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तन्हा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बिठाए, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। या चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चों के गुलाम हो जाएंगे। तो एक आम पाकिस्तानी सोचे ना कि क्या वो गुलामी पसंद करता है अपने बच्चों के लिए? क्या उसने गुलाम पैदा किए या उसकी औलाद को रब ने गुलाम पैदा किया है? रब ने तो उन्हें आजाद पैदा किया, तो फिर आप अपने बच्चों को गुलाम छोड़कर क्यों जाते हैं? ये वो सवाल है जो इमरान खान साहब को ये तकलीफ बर्दाश्त करवा रहा है। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानियां बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा। ये तख्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियां साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे, लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। 12 सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं जो अदालती अहकामात। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं। ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला ये है कि इमरान खान इस वक्त 85 से 90% तक अवाम की आवाज है और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूँ, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ ये मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम ये है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया, और इमरान खान का पैगाम ये था कि कौम अपने हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल एंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की और उसके बाद कहा जी पीटीआई जो है दहशतगर्दों की तरह बिहेव करती है तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर। ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूँ। ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है? ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गोलियां मारी या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए, कहीं पे लोग
जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद वक्त, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, एमकेएम को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीके लब्बैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन पीटीआई ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है, लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें मैंने पब्लिक से राय ली है। लेकिन जो आवाम की आवाज होती है ना, वही असली आवाज होती है, उसी के अंदर हकीकत छुपी हुई होती है। मैं क्या कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आसिफ मुनीर क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में इमरान खान जो है वो कौन सी चीज सामने लेकर आना चाहते हैं, असल फर्क पड़ता है जब अवाम बताती है कि वो क्या चाहते हैं, या अवामी रद्द-ए-अमल या अवामी राय किसी एक चीज के बारे में क्या है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग जो फैसला कर ले आपको उसके मुताबिक चलना होता है, आप लोगों की विल के खिलाफ नहीं जा सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं, लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। माजी में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो माइक लेकर जाते थे बाजारों में, सड़कों पे, एतवार बाजारों में, पेट्रोल पंपों पे, वो जाकर लोगों से पूछते थे जी पेट्रोल महंगा हो गया 2 रुपए लीटर, आप बताएं तब्दीली का मजा आ रहा है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई बताता था जी एतवार बाजार में लोग गालियां निकाल रहे हैं, कोई कहता था ये कोई वो। हर आदमी की अपनी अपनी एक जुबान होती थी। बहुत सारे सहाफी ये जिम्मेदारी अदा करते थे, लेकिन क्योंकि मेरे वो दोस्त वो लोग ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, तो मैं ये चाहता हूं कि कभी कभी हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है। ये जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा ना कि हम टेक ऑफ कर गए, ये जो वजीर खजाना ने कहा जी कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दिया, हालात बहुत बेहतर हो गए, जो वजीर आजम दावे कर रहा है बार बार कि जनाब पाकिस्तान को हमने संभाल लिया है, तो आम आदमी किस लेवल पे और किस हद तक डिफॉल्ट कर चुका है इसके बारे में हमने अवामी राय ली। अवाम इसके बारे में क्या कह रही है, लोगों की राय इस हुकूमत के बारे में और इसकी कारकर्दगी के बारे में क्या है, लोग कितने नाको नाक तंग आ चुके हैं, है जनाब पाकिस्तानियों की हालत। अब बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जो हम चला ही नहीं सकते, लोग बीच में ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल कर देते हैं इन हुक्मरानों के बारे में कि वो हम सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि दलील के साथ बात होनी चाहिए। लेकिन अवाम के पास तो बेचारे वो दलील भी कहते हैं, अब किसको दलील सुनाएं, आर्गुमेंट किसके साथ हम करें, उन्हें तो आर्गुमेंट और दलील समझ ही नहीं आती, जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाल दिया। तो मामला खराब होता है मैंडेट पे डाके से, मामला खराब होता है रिजीम चेंज ऑपरेशन से, और ये मामला अब तक नहीं संभाला जा सका। ये पब्लिक की राय है। जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद है वो ये सोच लें कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके ऊपर ना हुआ तो ये पब्लिक उनका क्या हाल करेगी, ये उनको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। ये जापान से मेरा आखिरी वीलॉग था। मुझे यहाँ बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी जापान की, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। लेकिन जो चीज मुझे इनकी सबसे ज्यादा पसंद आई कि ये बड़े मजबूत लोग हैं और एक कौम की तरह काम करते हैं, और ये बहादुर लोग हैं। इनकी फौज कोई नहीं है लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बहादुर लोग हैं, बड़े बाहिम्मत लोग हैं। लेकिन साथ साथ इन सारी चीजों के बावजूद इनकी एक खूबी है कि इनमें आजिज़ी बहुत ज्यादा है। जो जापानी लोग हैं उनका मिलने का अंदाज मुझे बड़ा पसंद है। वो जब आपको मिलते हैं वो दोनों हाथ ऐसे करते हैं, नीचे झुक के आपको मिलते हैं। तो मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया यहाँ पे, बल्कि मैं भी उनको ऐसे करता तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो वो जापानीज लोगों की जो आजिज़ी है, जो उनकी इनकसारी है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़े से बड़ा आदमी आपको मिल रहा है तो वो आपसे ऐसे बिहेव करता है जैसे वो आपके पास काम करता है। तो अच्छा रहा ये। और यहाँ पे ओवरसीज जो जापान में थे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इंसानी हकूक के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी आवाज उठाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन इस ख्वाहिश और उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि ये आवाज दबेगी नहीं। जैसे आप मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए, आप हमेशा इकट्ठे होंगे और आप जब जब इकट्ठे होंगे मैं आपकी आवाज बनूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।